हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और पिछले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस के बारे में देखे थे और इस वीडियो में हम लोग उसका फुल एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पिछले वीडियो में हम लोग भारत के डाक इतिहास के बारे में देखेंगे। क्या होगा कि वीडियो लंबी ना होने के कारण इसको दो भागों में बताया गया है। पहली जो वीडियो थी उसमें आपको बता दिए गए हैं भारतीय डाक इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें 20वीं सदी की शुरुआत में 1902 में किंग एडवर्ड सप्तम को चित्रित करने वाली एक नई श्रृंखला में आमतौर पर कुछ रंग परिवर्तन के साथ विक्टोरिया टिकटों के फ्रेम का पुनः उपयोग किया गया और इसमें 25 रुपये तक के मूल्य शामिल थे। उच्च मूल्यों का उपयोग अक्सर टेलीग्राफ पार्सल शुल्क के भुगतान के लिए किया जाता था। आमतौर पर इस तरह के उपयोग से स्टाम्प के मूल्यों के बारे में कलेक्टर का अनुमान कम हो जाएगा। दूरस्थ या विदेश में प्रयुक्त कार्यालयों को छोड़कर किंग जॉर्ज पंचम के 1911 के टिकटों का डिजाइन अधिक आकर्षक था। यह बताया गया है कि जॉर्ज पंचम एक डाक टिकट संग्रहकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से इस डिजाइन को मंजूरी दी थी। 1919 में 1.1/2 आने का स्टाम्प पेश किया गया जिस पर एक और आधा आना लिखा होता था, लेकिन 1921 में इसे बदलकर एक और आधा आना कर दिया गया। 1926 में वाटरमार्क कई सितारों के पैटर्न में बदल दिया गया। पहला सचित्र टिकट 1931 में सामने आया। पुराना किला, दिल्ली के किले और सरकारी इमारतों को दर्शाने वाले 6 का सेट कलकत्ता से नई दिल्ली में सरकार के कदम जो चिन्हित करने के लिए जारी किया गया था। 7 टिकटों का एक और सचित्र सेट जिसमें 1935 में जॉर्ज पंचम की रजत जयंती की स्मृति में इमारतें भी दिखाई गई थी। 1937 में जारी किए गए टिकटों में मेल परिवहन के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया था, जिसमें किंग जॉर्ज छठा का पुतला उच्च मूल्य पर प्रदर्शित था। द्वितीय विश्व युद्ध की तपस्या के कारण 1941 में एक नया मुद्दा जिसमें न्यूनतम मात्रा में स्याही और कागज का उपयोग करके सादे डिजाइन शामिल थे। चूंकि भारतीय डाकघरों को प्रतिवर्ष शुल्क के लिए कुछ अरबों टिकटों की आवश्यकता होती थी, अर्थव्यवस्था के उपाय के रूप में बड़े चित्रात्मक टिकटों को तुरंत वापस ले लिया गया था और छोटे टिकट जारी किए गए थे। इससे भी कागज की स्थिति आसान नहीं हुई और आकार को और भी कम करना वांछनीय समझा गया। जनवरी 1946 में एक विजय अंक के बाद नंबर 1947 में पहला डोमिनियम अंक आया, जिसमें 3 टिकटों के पहले अशोक स्तंभ और भारत के नए झंडे को दर्शाया गया था। डाक टिकट आमतौर पर राजस्व टिकटों को अलग जारी किए गए थे। हालांकि 1906 में किंग एडवर्ड या छठा टिकटों का सेट 2 मूल्यों में जारी किया गया था। आधा आना और 1 आना शीर्षक भारतीय डाक और राजस्व के साथ जॉर्ज पंचम श्रृंखला 1911 से 33 ने डाक और राजस्व टिकटों को में 2 और मूल्य 2 आने और 4 आने जोड़े। ये दोहरे उद्देश्य वाले मुद्दे अपवाद थे और आमतौर पर दोनों प्रकार अलग अलग जारी किए गए थे। भारतीय सुरक्षा प्रेस की बात करें तो 1 जनवरी 1926 से भारत के डाक टिकटों की सभी छपाई और ओवर प्रिंटिंग इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में की गई। प्रथम विश्व युद्ध ने सबसे पहले भारत में डाक टिकटों और अन्य सुरक्षा वस्तुओं की छपाई की संभावना की जांच की थी, लेकिन उस समय इस पर काम नहीं किया जा सका। 1922 में इस मुद्दे की व्यवहार्यता का पता इंग्लैंड में लेफ्टिनेंट कर्नल CH विलिस CI, जो बॉम्बे मिंट के तत्कालीन मास्टर थे, और FD स्कॉटी ISCS प्रिंटिंग, स्टेशनरी और स्टैंप नियंत्रक द्वारा लगाया गया था। उनका अनुकूल रिपोर्ट, जिसके बाद 1923 में दिल्ली में उत्पादन तकनीकों का सफल प्रदर्शन हुआ, ने सरकार को नासिक में एक सुरक्षा प्रेस स्थापित करने का निर्णय लिया। प्रेस की स्थापना जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि थॉमस डी लारू की लंदन फर्म को सौंपी गई थी, जिसका पहले से ही भारतीय टिकटों के साथ 6 दशक लंबा जुड़ाव था। निर्माण 1924 में 27.1/2 लाख रुपए के मूल अनुमान पर शुरू किया गया। 67 रुपये और अतिरिक्त लागत के साथ 1925 में पूरा हुआ। नासिक की टिकटों की छपाई 1925 में शुरू हुई। उत्पादित पहली टिकट जॉर्ज पंचम की निश्चित श्रृंखला थी, जिनमें पहले इंग्लैंड की डिलारू इस्तेमाल की गई थी। प्लेटों से टेलियोपोग्राफी का उपयोग करके मुद्रित किया गया था, जिन्हें अब भारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रेस द्वारा वाटरमार्क को कई सितारों में बदल दिया गया था। लिथोग्राफी को अब फिर से शुरू किया गया और इस तकनीक से छपे गए टिकट 1929 की पहली एयरमेल श्रृंखला थी। सिक्योरिटी प्रेस ने अधिकांश टिकटों के लिए टाइपोग्राफी का उपयोग जारी किया था। सबसे पहले महत्वपूर्ण स्मारक मुद्दों के लिए लिथोग्राफिक प्रक्रिया को आरक्षित किया गया। अगला 1931 तथा 1931 में सरकार की सीट के रूप में नई दिल्ली के उद्घाटन की स्मृति श्रृंखला। 1 रुपये का टिकट, सचिवालय और डोमिनियम कॉलम दिखाता है।
यह प्रथा आज़ादी के बाद भी जारी रही। जारी की जाने वाली पहली निश्चित श्रृंखला 16 मूल्यों की गलत नाम वाली पुरातात्विक श्रृंखला थी। शीर्ष 4 मान लिथोग्राफी द्वारा, शेष मान टाइपोग्राफी द्वारा तैयार किए गए थे। फोटोग्राव्योर प्रिंटिंग की नई तकनीक 1952 में स्थापित की गई थी। अक्टूबर 1952 में संतों और कवियों की थीम पर 6 मूल्यों की श्रृंखला पहली बार तैयार की गई थी। हालांकि ये भारत के पहले फोटोग्राव्योर टिकट नहीं थे। इससे पहले 1948 की पहली गांधी श्रृंखला आई थी, जिसमें जिनेवा के कोरियोसियर ने फोटोग्राफर तकनीक का उपयोग करके मुद्रित किया था। तब से सभी भारतीय टिकटों का उत्पादन करने के लिए फोटोग्राव्योर का उपयोग किया गया है। टाइपोग्राफी और लिथोग्राफी केवल सेवा लेवल के लिए आरक्षित है। अब अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया था। इसमें ऊपरी दाहिने कोने पर देशभक्त के नारे जय हिंद, भारत लंबे समय तक जीवित रहे के साथ भारतीय ध्वज से दर्शाया गया था। इसका मूल्य 3.5 आने आंका गया था। स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ पर 15 अगस्त 1948 को महात्मा गांधी का एक स्मारक जारी किया गया था। ठीक एक साल बाद एक निश्चित श्रृंखला सामने आई, जिसमें भारत की व्यापक सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया, जिसमें ज़्यादातर हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख और जैन मंदिर, मूर्तियाँ, स्मारक और किले शामिल थे। इसके बाद के अंक में 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य के उद्घाटन का स्मरण किया। परिभाषाओं में 1955 में एक प्रौद्योगिकी और विकास विषय, 1957 में भारत का नक्शा दिखाने वाली एक श्रृंखला, नए पैसे दशमलव मुद्रा में मूल्य वर्ग और 1965 में विभिन्न प्रकार की छवियों वाली एक श्रृंखला शामिल थी। इंडिया पोस्टेज के पुराने शिलालेख को 1962 में भारत इंडियाज ने बदल दिया गया था। हालांकि दिसंबर 1962 जनवरी 1963 के बीच जारी किए गए 3 टिकटों का पहले वाला शिलालेख लगा हुआ था। भारत ने अन्य देशों, विशेषकर पड़ोसियों के लिए टिकट और डाक स्टेशनरी मुद्रित की। जिन देशों में भारत के डाक टिकट छापे उनमें बर्मा, स्वतंत्रता से पहले नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पुर्तगाल और इथियोपिया शामिल है। भारतीय डाक सेवा आज बात करें तो डाक विभाग, जो भारतीय डाक के नाम से कार्यरत है, एक सरकार द्वारा संचालित डाक प्रणाली है, जिसे भारत में केवल डाकघर के रूप में जाना जाता है। अपनी दूर तक पहुंच और दूराज के इलाकों में अपनी उपस्थिति के साथ भारतीय डाक सेवा लघु बचत बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे कई सेवाएं प्रदान करती है। 31 मार्च 2011 तक भारतीय डाक सेवा में 1,54,886 डाकघर हैं, जिनमें से 1,39,040 ग्रामीण क्षेत्र में और 15,826 शहरी क्षेत्र में। इसमें 25,464 विभागीय पीओ और 1,29,402 ईडी बीपीओ हैं। आज़ादी के समय 23,344 डाकघर थे, जो मुख्यतः शहरी क्षेत्र में थे। इस प्रकार आज़ादी के बाद से नेटवर्क ने 7 गुना वृद्धि दर्ज की, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार शामिल है। औसतन एक डाकघर में 21.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी कि 7,114 लोगों की आबादी को सेवा को प्रदान करता है। माना जाता है कि भारत में दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित प्रणाली है। राज्य अमेरिका में 38,000 कार्यालय है। कार्यालयों का एक प्रसार भारत के कई असमान डाक प्रणालियों के इतिहास का परिणाम है, जो अंततः स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में एकत्रित हो गया। भारत को 22 डाक सर्किलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सर्किल का नेतृत्व एक मुख्य पोस्टमास्टर जनरल करता है। प्रत्येक सर्कल को आगे क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें फील्ड इकाइयाँ शामिल है, जिन्हें डिवीजन कहा जाता है, जिसका नेतृत्व पोस्टमास्टर जनरल करते हैं। और आगे एसपीओ और एसपीओ की अध्यक्षता वाली इकाइयाँ और एसपी और आईपीएस की अध्यक्षता वाले उप डिवीजन में विभाजित किया जाता है। अन्य कार्यात्मक इकाइयाँ जैसे सर्किल, स्टाम्प डिपो, पोस्टर स्टोर डिपो और मेल मोटर सेवा विभिन्न सर्किलों और क्षेत्रों में मौजूद है। 22 सर्किल के अलावा भारत के सशस्त्र बलों के लिए डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष बेस सर्कल भी है। बेस सर्कल का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक सेना डाक सेवा प्रदान किया जाता है, जो मेजर जनरल का पद धारण करता है। गांधी, नेहरू और अन्य ऐतिहासिक व्यक्ति आज़ादी के बाद से देश में आने वाले डाक मुद्रों पर दिखाई देते रहे। लगभग आधी आबादी से संबंधित युग में गांधी की परिभाषाओं का सबसे अधिक बार उपयोग किया है, जो भारतीय लोगों के लिए डाक टिकट पर्याप्त बन गया है। समय अवधि नए विषय अब भारतीय डाक टिकटों पर अपनी जगह बना रहे हैं, जिनमें कुछ टिकट अन्य देशों की डाक एजेंसी या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, स्थानीय वनस्पति और जीवों और यहाँ तक कि मौसम की शुभकामनाएं और विशेष वार्षिक मुद्दों के साथ संयुक्त रूप में जारी कर रहे हैं। 9 मार्च 2011 को इंडिया पोस्ट ने एक ऑनलाइन ई पोस्ट ऑफिस लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, तत्काल मनी ऑर्डर, संग्रहकर्ताओं के लिए टिकट, डाक जानकारी एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में ट्रैकिंग
पिन कोड खोज और फीडबैक और शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय का उद्घाटन 6 जुलाई 1968 को नई दिल्ली में किया गया था। इसकी शुरुआत 16 सितंबर 1962 को डाक टिकट सलाहकार समिति की एक बैठक में हुई थी। डिजाइन, मुद्रित और जारी किए गए भारतीय डाक टिकटों के बड़े संग्रहालय के अलावा इसमें भारतीय राज्य संघीय संबंधी प्रारंभिक निबंध प्रमाण का एक बड़ा संग्रह है। रंग परीक्षण, विदेश में प्रयुक्त भारतीय टिकटों का संग्रह, साथ ही प्रारंभिक भारतीय पोस्ट कार्ड, डाक स्टेशनरी और विषयगत संग्रह है। संग्रहालय को 2009 में बड़े पैमाने पर पुनर्निर्मित किया गया था। अब इसमें अधिक प्रदर्शनकारियाँ, एक डाक टिकट ब्यूरो और सुंदर विक्टोरियन पोस्ट ऑफिस बॉक्स जैसी अन्य डाक वस्तुएं शामिल है। भारत की पहली आधिकारिक एयरमेल की शताब्दी 12 से 18 फरवरी 2011 तक अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी योजना की गई थी। इंडिपेक्स 2011 के अवसर पर इंडिया पोस्ट ने इस आयोजन की स्मृति में महात्मा गांधी पर एक विशेष डाक टिकट निकाला। यह खादी पर मुद्रित है, हाथ से बनी हुई सूती सामग्री, जिसे गांधी जी ने आत्मनिर्णय और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेजेंटेशन पैक भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा शनिवार 12 फरवरी 2011 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी इंडिपेक्स 2011 में जारी किया। कैसा लगा भारतीय डाक के इतिहास के बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही कोई नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।